Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो हमें सहयोग करने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आज हम समाजशास्त्र की एक बहुत ही कह सकते हैं एक बुनियादी बात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने है एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की समाजशास्त्र की किताब का तीसरा अध्याय, सामाजिक संस्थाओं को समझना। अब देखिए, संस्था या इंस्टीट्यूशन शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई बड़ी सी बिल्डिंग, कोई ऑफिस, कोई संगठन। हाँ, कोई संगठन। लेकिन समाजशास्त्र में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इस अध्याय की खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी की तैयारी में ये कैसे काम आ सकती हैं। चलिए, इस विषय की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले यही गुत्थी सुलझाते हैं। जब एक समाजशास्त्री संस्था कहता है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारी बात यहीं से शुरू होती है। आम भाषा में हाँ, संस्था मतलब कोई संगठन, स्कूल, अस्पताल, लेकिन समाजशास्त्र में संस्था एक व्यवस्था है। ये वो नियम कायदे हैं, चाहे लिखे हुए हों या अनलिखे, जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। परिवार, विवाह, धर्म, कानून, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। ये हमें एक दायरा देती हैं, सीमाएं लगाती हैं, लेकिन साथ ही काम करने के मौके भी देती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सामाजिक ढांचा है जो हमारे जीवन को एक आकार देता है। और जहां तक मुझे पता है, इस ढांचे को देखने के दो बड़े अलग-अलग नजरिए हैं। बिल्कुल, और ये दो नजरिए समाजशास्त्र की पूरी समझ के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है प्रकार्यवादी, मतलब फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण। फंक्शनलिस्ट। हाँ, ये नजरिया समाज को एक शरीर की तरह देखता है, जिसके अलग अलग अंग हैं, परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, और जैसे शरीर के अंग मिलकर शरीर को चलाते हैं ना, वैसे ही ये संस्थाएं समाज की जरूरतें पूरी करके उसमें स्थिरता और संतुलन बनाए रखती हैं। मतलब सब कुछ व्यवस्थित है उनके अनुसार। हाँ, परिवार बच्चों का पालन पोषण करता है, अर्थव्यवस्था उत्पादन करती है, धर्म नैतिक मूल्य देता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? हाँ। क्या वाकई हर संस्था समाज में सिर्फ स्थिरता ही लाती है? कई बार तो यही संस्थाएं, जैसे जाति व्यवस्था, समाज में भारी असमानता भी तो पैदा करती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर दूसरा दृष्टिकोण आता है, संघर्ष का नजरिया, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा। इसके समर्थक जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में कोई संतुलन नहीं है, बल्कि लगातार एक संघर्ष चल रहा है। और ये सामाजिक संस्थाएं असल में समाज के ताकतवर तबके के हथियार हैं। हथियार? एक तरह से हाँ। परिवार, कानून, शिक्षा, ये सब प्रभावशाली वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और उनके विचारों को ही सही और स्वाभाविक बनाकर पेश करते हैं। ये नजरिया संस्थाओं में छिपी हुई असमानता पर, ताकत की लड़ाई पर जोर देता है। तो एक तरफ हैं वो जो संस्थाओं को समाज के लिए जरूरी मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो उन्हें शोषण का औजार मानते हैं। चलिए, इन चश्मों से पहली और सबसे बुनियादी संस्था परिवार को देखते हैं। हाँ, परिवार हमारी पहली दुनिया होती है। अध्याय में इसके अलग अलग रूप बताए गए हैं, जैसे एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। बिल्कुल, और संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, जिसमें कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब यही मानते हैं कि जैसे जैसे देश मॉडर्न हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन किताब में समाजशास्त्री एएम शाह का अध्ययन कुछ और ही कहानी कहता है। बिल्कुल, एएम शाह का अध्ययन बताता है कि ये सोच एक सिंप्लीफिकेशन है। असल में हुआ ये है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। लोगों की औसत उम्र मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अच्छा। तो अब हमारे बुजुर्ग ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। और वे अक्सर अपने शादीशुदा बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो इसका मतलब संयुक्त परिवारों की संख्या असल में बढ़ी है? हाँ, कुछ मामलों में बढ़ी है। वाह! तो मतलब जो हम सोचते थे कि मॉडर्न होने का मतलब है न्यूक्लियर परिवार, वो आंकड़े पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। यही तो समाजशास्त्र का काम है, आम धारणाओं के पीछे छिपे सच को सामने लाना। अच्छा, परिवार के अंदर भी तो भूमिकाएं बंटी होती हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि पुरुष का काम है बाहर जाकर कमाना,
और महिला का काम है घर संभालना और बच्चों की भावनात्मक देखभाल करना। किताब में इसे इंस्ट्रूमेंटल और अफेक्टिव रोल कहा गया। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल और अफेक्टिव। हाँ, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण इसे ऐसे ही देखता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अध्याय में मेघालय की खासी जनजाति का एक शानदार उदाहरण है, जो एक मातृवंशीय समाज है। मातृवंशीय मतलब वहाँ वंश माँ के नाम से चलता है। हाँ, वंश माँ के नाम से चलता है, संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है और शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है। ये तो हमारे यहाँ की व्यवस्था से एकदम उल्टा है। तो वहाँ पुरुषों की क्या स्थिति होती है? वहीं पर एक दिलचस्प टकराव पैदा होता है, जिसे समाजशास्त्री भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट। खासी समाज में पुरुष पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ उसे अपनी पत्नी और बच्चों के घर की देखभाल करनी है और दूसरी तरफ अपनी माँ और बहनों के घर की संपत्ति और मामलों में भी उसकी भूमिका होती है। तो वो एक तरह से दो घरों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ये उदाहरण दिखाता है कि परिवार की संरचना और उसमें स्त्री पुरुष की भूमिकाएं कितनी अलग अलग हो सकती हैं। परिवार की बुनियादी विवाह पर टिकी होती है, और ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, इसके पीछे भी समाज के बनाए हुए कितने ही नियम कायदे काम करते हैं ना। एंडोगेमी और बहिर्विवाह एक्सोगेमी की बात है। अंतर्विवाह यानी अपनी ही जाति या कबीले में शादी करना, और बहिर्विवाह मतलब अपने समूह से बाहर शादी करना, जैसे अपने गोत्र से बाहर। ये नियम तय करते हैं कि कौन किससे शादी कर सकता है और कौन नहीं। ये समाज की सीमाओं को बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, हमारी संस्कृति में भी गहराई तक बसे हैं। जैसे विदाई के समय गाए जाने वाले लोकगीत। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। पितृसत्तात्मक समाज में विदाई के वो गीत सिर्फ एक रस्म नहीं है, वे उस गहरे दर्द और सामाजिक सच्चाई को दिखाते हैं कि शादी के बाद एक लड़की का अपने मायके से रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है, वो पराया धन हो जाती है। ये गीत उस सामाजिक व्यवस्था का आईना है। हाँ। और अगर हम इसे आज के मुद्दों से जोड़ें तो घटता लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं वो इसी मानसिकता से तो जुड़ी हैं। तो परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं हमारे जीवन को इतने गहरे स्तर पर नियंत्रित करती हैं। हाँ। अब परिवार चलाने के लिए काम धंधा यानी अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती है। हाँ, और अध्याय में काम के बदलते स्वरूप के बारे में भी बताया गया है। पहले के समाजों में काम और घर एक ही जगह होते थे, लेकिन आधुनिक औद्योगिक समाजों में काम और घर बिल्कुल अलग हो गए हैं। और काम का एक और बड़ा बदलाव है श्रम का विशेष विभाजन, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल। अब एक ही इंसान पूरा उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के एक बहुत छोटे से हिस्से पर बार बार वही काम करता है। अच्छा। और इसी वजह से एक नई मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा हुई, जिसे कार्ल मार्क्स ने अलगाव या एलियनेशन कहा था। अलगाव? सोचिए, एक कार फैक्ट्री में एक मजदूर का काम दिन में 8 घंटे सिर्फ एक ही तरह का पेच कसना है। वो उस पूरी कार से कभी जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाता। उसका अपने काम पर कोई नियंत्रण नहीं है? कोई नियंत्रण नहीं। उसे अपने काम में कोई खुशी या रचनात्मकता महसूस नहीं होती। काम सिर्फ पेट भरने का एक जरिया बनकर रह जाता है। ये अलगाव वाली बात तो आज की गिग इकोनॉमी में और भी ज्यादा सच लगती है। आपने इसे आज के संदर्भ में बहुत सही तरीके से जोड़ा है। किताब में रेडीमेड गारमेंट उद्योग का उदाहरण है। एक शर्ट का डिजाइन न्यूयॉर्क में बनता है, कपड़ा चीन से आता है, सिलाई बांग्लादेश में होती है और वो बिकती यूरोप में है। बाप रे, पूरी दुनिया में फैली हुई है प्रक्रिया। हाँ, ऐसे में बांग्लादेश के मजदूर का वेतन सिर्फ उसकी अपनी फैक्ट्री पर नहीं, बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों पर निर्भर करता है। अगर इसे यूपीएससी के नजरिए से देखें, हाँ, स्वयं सहायता समूहों SHGs पर अक्सर सवाल आते हैं। हाँ, आते हैं। तो इस अध्याय की समझ उसमें कैसे मदद कर सकती है? बहुत प्रासंगिक सवाल है। देखिए, इस अध्याय से हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती, वे सामाजिक संबंधों में भी बंधी होती हैं। स्वयं सहायता समूह इसी का उदाहरण है। वे सिर्फ कर्ज नहीं देते, बल्कि महिलाओं को एक दूसरे से जोड़कर एक सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल भी बनाते हैं। तो उत्तर लिखते समय ये तर्क दिया जा सकता है कि SHGs की जवाबदेही सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि सामाजिक भी है। बिल्कुल। और वे कैसे अलगाव को कम करके महिलाओं को उनके काम से जोड़ते हैं। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और मजदूरों के अधिकार हैं, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? जाहिर है सरकारें और राज्य। और यहीं पर हम राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र में आ जाते हैं। सही कहा। और समाजशास्त्र राजनीति को सिर्फ चुनाव और पार्टियों तक सीमित नहीं रखता। वह समाज में शक्ति
यानी पावर के बंटवारे को देखता है। सत्ता किसके हाथ में है? हाँ, अलग अलग जातियों, वर्गों और समुदायों के बीच इसका संतुलन कैसे बनता बिगड़ता है। ये नजरिया दबाव समूहों, प्रेशर ग्रुप जैसे टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी लगता है, जिस पर जीएस पेपर 2 में भी सवाल आ चुका है। बिल्कुल। अध्याय में बताया गया है कि कैसे लोकतंत्र आने के बाद जातियां भी राजनीतिक हित समूहों, इंटरेस्ट ग्रुप्स में बदल गई हैं। अच्छा। वे अपनी संख्या के बल पर एकजुट होकर सरकार पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाती हैं। तो एक जाति पंचायत अब सिर्फ सामाजिक मामलों को नहीं देखती, बल्कि एक शक्तिशाली दबाव समूह की तरह भी काम करती है। हाँ, ये जाति का राजनीतिकरण है। अच्छा, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात नागरिक अधिकारों, सिटीजनशिप राइट्स को लेकर कही गई है। हम अक्सर इसे सिर्फ वोट देने का अधिकार समझते हैं। हाँ, लेकिन ये किताब बताती है कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अध्याय में 3 तरह के अधिकारों की बात की गई है। पहले है नागरिक अधिकार, बोलने की आजादी, कानून के सामने बराबरी। ठीक है। दूसरे हैं राजनीतिक अधिकार, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक अधिकार। इसमें स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी जैसी चीजें आती हैं। मतलब एक नागरिक होने का हक सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीना भी है। और यहीं से कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का विचार आता है। एकदम सही। कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करे। लेकिन आज के नव उदारवादी दौर में एक बड़ी बहस चल रही है। दुनिया भर में ये तर्क दिया जा रहा है कि ये सामाजिक अधिकार अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं और विकास में बाधा डालते हैं। हाँ, इसलिए राज्य को अपनी भूमिका कम करनी चाहिए। भारत में भी सब्सिडीज या मनरेगा जैसी योजनाओं को लेकर ये बहस लगातार चलती रहती है। अधिकारों की बात हो या सामाजिक नियमों की, अक्सर धर्म भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, और समाजशास्त्री ये नहीं पूछता कि कौन सा धर्म सच्चा है, वो ये देखता है कि समाज में धर्म का काम क्या है। तो क्या धर्म सिर्फ आस्था का मामला है या इसका अर्थव्यवस्था से भी कोई लेना देना है? इसका अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा लेना देना है। किताब में नासिक का बहुत अच्छा उदाहरण है। नासिक तीर्थ स्थान? हाँ, वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कई तरह के व्यवसाय पनपे हैं। जैसे लोग पवित्र जल ले जाने के लिए तांबे के बर्तन खरीदते हैं। अच्छा। जिससे वहां तांबे के बर्तन बनाने का एक पूरा उद्योग खड़ा हो गया है। फूल वाले, पंडित, होटल, ये सब उस धार्मिक गतिविधि के आसपास बनी एक अर्थव्यवस्था है। धर्म सिर्फ आस्था नहीं, आजीविका भी है। बिल्कुल। धर्म की तरह शिक्षा भी हमारे मूल्यों और भविष्य को आकार देती है। ये हमारी आखिरी संस्था है जिसकी अध्याय में चर्चा है। हाँ, सरल समाजों में शिक्षा अनौपचारिक थी। बच्चे अपने बड़ों को काम करते देखकर सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ी। स्कूल, कॉलेज बने। और यहाँ पर भी शायद वो प्रकार्यवादी और संघर्ष वाले दोनों नजरिए लागू होते होंगे। हाँ, एक तरफ ये माना जाता है कि स्कूल सबको बराबर मौके देता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था अमीरों का ही पक्ष लेती है। आपने बिल्कुल सही समझा। क्या शिक्षा एक ग्रेट इक्वलाइजर है या ये एक फिल्टर है जो पहले से मौजूद असमानताओं को और पक्का करती है? अध्याय में प्रतीची रिपोर्ट का एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। ये रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में जब फसल कटाई का मौसम आता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति लगभग 0 हो जाती है। 0? ऐसा क्यों? क्योंकि उन बच्चों को अपने गरीब माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाना पड़ता है। उनके लिए उस समय की मजदूरी स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी है। मतलब शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद पेट की भूख उस अधिकार पर भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंच भी वर्ग और जाति जैसे सामाजिक सच से कितनी ज्यादा प्रभावित होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि हम जिन चीजों को बहुत व्यक्तिगत मानते हैं, हमारा परिवार, हमारा व्यवहार, हमारा धर्म, वो सब असल में समाज के बनाए हुए बड़े बड़े ढांचों का हिस्सा हैं। बिल्कुल। ये संस्थाएं अदृश्य धागों की तरह हमारे जीवन को बुनती हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो इस अध्याय के अंत में भी पूछा गया है। क्या हम पूरी तरह से इन सामाजिक संस्थाओं की कठपुतलियां हैं या हम व्यक्ति के रूप में इनका विरोध कर सकते हैं, इन्हें चुनौती दे सकते हैं और समय के साथ इन्हें बदल भी सकते हैं? समाज और व्यक्ति के बीच का यही तनाव, यही रिश्ता समाजशास्त्र को इतना दिलचस्प बनाता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.